चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हालचाल। आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास पे स्वागत है और मैं भारती सर। आज हम लोग देखेंगे 12वीं कक्षा का जो भूगोल है उसके सेकेंड चैप्टर के ऊपर में, जिस चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इस चैप्टर के बात कर ले तो इस चैप्टर का 2 पार्ट्स आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल करा दिया गया है। सेकेंड पार्ट्स में हम लोग डिस्कस किए थे। आज का ये जो वीडियो सीरीज है ये तीसरा पार्ट आपका इस चैप्टर के ऊपर में होने वाला है। और पिछले वीडियो में क्या आपको पढ़ाया गया था, थोड़ा सा हम लोग आपको याद दिला दे। पिछले वीडियो में देखे थे कि जनसंख्या वितरण यानी जिसको जनसंख्या का फैलाव कहते हैं उसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के ऊपर में चर्चा की गई है। आज हम लोग देखेंगे, आज के क्लास को अगर शुरू करें तो एनसीईआरटी के कड़ी को जब हम बढ़ाते हैं तो अब ये टॉपिक्स ध्यान से सुनेंगे। जनसंख्या वृद्धि आपको पढ़ना है। जनसंख्या वृद्धि कहे या फिर जनसंख्या परिवर्तन कहे, दोनों सेम बातें ही होते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन की ओर अगर बढ़ते हैं कि अगर फाइनली आपको क्वेश्चंस आ जाए कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हो। कई बार क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर लिखा गया है। आज के वीडियो सीरीज को देखने के बाद आपको नोट्स बनाने में कोई जो है तकलीफ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या में परिवर्तन ये क्या है भाई। तो कहते हैं डेफिनेशन, इसको फोकस करिए, 2 समय अंतरालों के बीच किसी भी क्षेत्र में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि यानी जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। ध्यान सुनेंगे। तो जनसंख्या परिवर्तन क्या है, पहले डेफिनेशन को देखेंगे। 2 समय अंतरालों के बीच, पहले आप कड़ी को तोड़ते हैं। अब यहीं पे तो दिक्कत होता है, जब तक समझेंगे नहीं तो डेफिनेशन कैसे याद होगा। तो देखिए 2 समय कह रहा है यानी 2 टाइम की बात कर रहा है और एक कह रहा है अंतराल। अंतराल का मतलब होता है बीच का। जैसे मान लेते हैं आज और 5 दिन बाद, तो 5 दिन बाद और आज मान लेते हैं आज कितना तारीख है, जो सपोज मानते हैं आज 21 तारीख है और 30 तारीख, और ये 21 और 30 तारीख के बीच का जो अंतर है ना, इसको अंतराल कहेंगे। यहां पे बात को सुनेंगे, 2 समय अंतरालों के बीच किसी भी क्षेत्र में, ये किसी विशेष क्षेत्र में वहां जो जनसंख्या में होने वाले जो परिवर्तन है ना सर, उसी को कहते हैं जनसंख्या वृद्धि यानी परिवर्तन वृद्धि है। अब एक एक चीज को यहां समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 2001 ये एक समय है। 2001 में भारत के 102.70 करोड़ है। यहां जो सी से हमने लिखा है इसको आप करोड़ समझिएगा। तो 2001 की अगर बात कर ले तो भारत की आबादी 102.70 करोड़ है। अब यहां पर एक ध्यान से सुनेंगे, ये जो एग्जांपल लिए है ये एक रियल फैक्ट्स है जो आपको अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको ये बताना है। यहां से एक फैक्ट्स निकलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के कि भारत में आबादी की बात कर ले तो 2001 में कितने आबादी थे, तो 102 करोड़। आप डायरेक्टली याद रखो ना, सिंपल वे में 102 करोड़। इसके बाद ध्यान सुनेंगे, एक समय बिंदु हम लिए हैं 2011 और 2011 में जो भारत की आबादी थी वो 121 करोड़ थी। तो अगर बात कर ले सर, इसी को कहते हैं 2 समय बिंदुओं के अंतराल। ध्यान से सुनेंगे, एक ये समय है और एक ये समय है, तो ये आपका 2 समय हो गया। एक 2001 की बात कर रहे हैं, एक 2011 की बात कर रहे हैं, तो ये 2 समय है। और इस दोनों के बीच में तो इसको कहते हैं अंतराल। याद रखेंगे 1 से 11 के बीच में जो आएगा ना उसको कहते हैं अंतराल। वही कह रहा है डेफिनेशन कि 2 समय अंतरालों के बीच किसी भी क्षेत्र में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब आपको समझ में आएगा। तो 102 करोड़ से क्या हुआ ना, 121 करोड़ 2011 तक हो गया। तो इन दोनों के बीच में परिवर्तन कितना करोड़ का देखने के लिए आया, तो एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है 18.15 करोड़। ध्यान सुनेंगे, 18.15 करोड़। तो ये जो 18.15 करोड़ जो परिवर्तन आया ना सर 2 समय बिंदुओं के बीच में जनसंख्या में, तो ये परिवर्तन ही क्या कहलाता है, तो जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। कितना बढ़िया है। अब आपको इसको फेयर में भी आराम से लिख सकते हो, यहां पर अलग से नोट्स देने की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। आप जनसंख्या वृद्धि लिख के डैश दीजिएगा और लिखेंगे 2 समय अंतरालों के बीच किसी भी क्षेत्र में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे में लिख लेंगे, फॉर एग्जांपल की बात कर ले तो 2001 में भारत की आबादी 102 करोड़ थी
और 2011 में भारत की आबादी 121 करोड़ है। आप सिंपल में ले ले, पॉइंट के बाद भी नहीं लिख सकते हो तो। और इस कदर आप देख लीजिए कि 102 से 121 के बीच में 18 करोड़ पॉपुलेशन की अगर बात कर लें कि लगभग जो होगा वो जितना भी होगा आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी परिवर्तन होगा वो जनसंख्या क्या कहलाएगा, वृद्धि कहलाएगा। ठीक है, अब एक फैक्ट्स है, इसको भी आप ध्यान से सुनेंगे, सारा तो ज्योग्राफी है, फैक्ट्स का ही खेला है, यहां ध्यान सुनेंगे। जनसंख्या जो वितरण होता है ना सर, सॉरी, जनसंख्या अगर वृद्धि की बात कर ले तो इस वृद्धि को याद रखेंगे, जनसंख्या वृद्धि को इसमें जो रेट आता है, जनसंख्या वृद्धि दर जो होता है उसको हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर को प्रतिशत के रूप में क्या करते हैं, तो प्रतिशत में ही हम लोग इसको व्यक्त करते हैं। आगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे, अगर जनसंख्या वृद्धि की अगर हम बात कर ले, जनसंख्या वृद्धि दर, तो इसको हम लोग कई टाइप्स में डिवाइड किए। ये हम क्या डिवाइड करेंगे, एनसीईआरटी में ही ऑलरेडी है, बस हम आपको बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि, ये जो वृद्धि हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये ध्यान से सुनेंगे। अगर 2001 से 2001 से 11 के बीच आबादी जो 18 करोड़ के जो बढ़ोतरी आप देख लिए भारत में ना कि 18 करोड़ आबादी बढ़ गए हैं, तो ध्यान से सुनेंगे, बढ़ने के जगह घट भी सकते हैं, और अगर बढ़ा है तो इसके कई कारण हो सकता है। ध्यान से सुनेंगे, आबादी बढ़ने के कारण, इन सभी को अगर आधार के रूप में देखें तो इस तरह से है, अलग अलग हम लोग टाइप्स लिखे। आप कभी ये नहीं लिख दीजिएगा कि जनसंख्या वृद्धि दर को 4 वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए अलग अलग चीज ध्यान से सुनेंगे, यही से निकलेगा क्या, जैसे आप जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है, अब ये जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और एक वास्तविक वृद्धि, पहले ये दोनों को समझेंगे हम लोग। अब देखिए, प्राकृतिक वृद्धि अगर बात कर लेंगे, नेचुरल ग्रोथ को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में जितना व्यक्ति एक साल के अंदर में जन्म ले रहा है, किसी भी विशेष क्षेत्रों की अगर बात कर ले तो वहां जितना भी व्यक्ति जन्म ले रहा है, तो जन्म में से वहां जितना आदमी एक साल के अंदर में जन्म लिया वो, और एक साल के अंदर जितना मर गया वो, तो जन्म में से मृत्यु को लेस कर लेंगे तो ये फाइनली जो पॉपुलेशन निकल के आता है कि इसमें कितना का परिवर्तन, वृद्धि का मतलब जो है वो कम या ज्यादा भी हो सकता है, परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। तो अगर जन्म जितना लिया उसमें से अगर हम मृत्यु वाले को घटा देंगे तो जो फाइनल निकल के आएगा ना वो जनसंख्या परिवर्तन है। लेकिन यहां ध्यान से सुनेंगे, इसमें केवल क्या करेंगे, तो जितने व्यक्ति एक साल के अंदर जन्म लिए उसको, जितने व्यक्ति एक साल के अंदर मर गए उसको, जन्म में से मृत्यु को लेस कर लेंगे तो इसको कहेंगे, जितना परिवर्तन आएगा वो परिवर्तन क्या कहलाएगा, तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, ये जो वृद्धि निकल के आया ना उसको कहेंगे जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। लेकिन बात को ध्यान से सुनेंगे, अब ये वास्तविक वृद्धि नहीं है जनसंख्या के, तो जनसंख्या की अगर वास्तविक वृद्धि की बात कर ले तो इसमें किसको जोड़ते हैं किसको घटाते हैं, फोकस करेंगे। एक तो कि वहां जितना भी आदमी जन्म लेगा, हमको परिवर्तन निकालना ना कितना चेंजिंग आया, तो जितना आदमी वहां जन्म लेगा एक किसी भी विशेष क्षेत्र में या 2 समय बिंदुओं के अंतराल में, सब एक ही चीज चलेगा, 2 समय बिंदुओं के अंतराल में। ध्यान से सुनेंगे, मतलब वही हो गया कि इतना से इतना टाइम में ये 1 साल के अंदर निकालना है, तो 1 साल के अंदर जितना व्यक्ति वहां जन्म लिया, जितना व्यक्ति वहां मर गया, तो जन्म में से परिवर्तन निकालना, जन्म में से मरने वाले को हम लोग माइनस कर लेंगे, प्लस में जोड़ेंगे, आप्रवास को घटाएंगे उत्प्रवास को। अब यही तो एक बात समझना है, ऐसे आप्रवास और उत्प्रवास की बात कर ले तो ये एनसीईआरटी के आगे के कड़ी में आपको समझना है बेहतर ढंग से। लेकिन अब यहाँ फार्मूला में पहले आ रहा है तो समझने वाली बात क्या है, फॉर्मूला देख के आप खुद समझ जाइए, इतना तो समझदार है। अब हम परिवर्तन को निकाल रहे हैं कि कितना आदमी में चेंजिंग आ गया, भाई कितना पॉपुलेशन या तो बढ़ गया या तो कम गया। तो जो बाहर से देखिए हम लोग परिवर्तन में है, तो ये मरने वाले ये तो चले गए, तो इसको क्या कर लेते हैं, घटाते हैं। तो ये अप्रवास, अप्रवास क्या होता है, मान लो हम भी नहीं जान रहे कि अप्रवास क्या है, तो हम कह रहे हैं कि जब इसको हम जोड़ रहे हैं फार्मूला में, इसका मतलब है कि बाहर से आने वाला आदमी है। तो ये तो हम लोग अभी इसका डेफिनेशन भी नहीं लिखे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि बाहर से आने वाला आदमी है, इसी को कहेंगे आप्रवास। और जो इस जगह से इस जिस क्षेत्र विशेष की अगर हम यहाँ पे जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि निकाल रहे हैं, अगर उस जगह उस एरिया से अगर कोई लोग वहां से चला जा रहा है दूसरे जगह पे, तो उसको कहते हैं उत्प्रवास, उसी को क्या कहेंगे, उत्प्रवास। तो उत्प्रवास को बताइए, किसी भी जगह के हम वहां कैलकुलेट करें कि यहाँ जनसंख्या परिवर्तन कितना है, तो जाने वाला आदमी को वहां जोड़ेंगे जी नहीं ना, उसको
हटाएंगे, जो बाहर से आके वहां रहेगा ना उसको हम जोड़ेंगे। तब बस यही काम करना है कि प्राकृतिक वृद्धि का जो फॉर्मूला होता था कि जन्म माइनस मृत्यु, ठीक है, तो वही करेंगे, जन्म में से मृत्यु को लेस करेंगे प्लस जोड़ेंगे किसको, तो अप्रवास। अप्रवास कौन है, तो अप्रवासी आदमी वो है जो बाहर से आकर के यहाँ फाइनली इस एरिया में वो स्थायी रूप से रह रहा है। साथ साथ यहां से जो लोग चले गए हैं बाहर में उसको लेस कर लेंगे, तो फाइनली जो वृद्धि जो परिवर्तन निकल के आ जाएगा उस परिवर्तन को कहेंगे जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। चलिए यहां तक आप समझ में आ गया है। अब जो जनसंख्या की वृद्धि होता है ये फाइनली ऋणात्मक भी हो सकते हैं और धनात्मक भी हो सकते हैं, यानी जनसंख्या जो बढ़ेगी तो सर जी वो फाइनली आगे बढ़ सकता है या फिर वो घट भी सकता है। तो इस हिसाब से याद रखेंगे, एक जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि होती है और दूसरा जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि होती है। ध्यान सुनेंगे, एक जनसंख्या का जो है वो धनात्मक वृद्धि, दूसरा क्या है, ऋणात्मक वृद्धि। आप सब जान रहे हैं कि जब किसी भी क्षेत्र में ऐसे ही मान लेते हैं जन्म दर बढ़ रहा है, अब मृत्यु दर भी बढ़ जाएगा, तब तो पॉपुलेशन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ध्यान सुनेंगे, जन्म ज्यादा हो जाए, अब मरे वाला आदमी अगर कमेगा, बात को समझेंगे, मरने वाला आदमी क्या होगा, कम लोग मर रहा है, आदमी ज्यादा जन्म ले रहा है, तो जनसंख्या बढ़ेगी कि नहीं, बढ़ेगा, तब बढ़ेगा तब ना धनात्मक वृद्धि होगा। अब देखिए ये तो और कंडीशन हो सकता है कि या फिर उसी जगह पे, जिस जगह का हम जनसंख्या वृद्धि निकाल रहे हैं उसी जगह पे क्या होगा, मान लेते हैं इस एरिया का ये विशेष क्षेत्र है और यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि है, ये जनसंख्या वृद्धि धनात्मक है कि ऋणात्मक, तो धनात्मक कब आएगा, या तो यहाँ आदमी जन्म ज्यादा लेगा, अब मरा है कम, तो जनसंख्या यहाँ ज्यादा हो जाएगा, और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे जगह से यहाँ पे लोग जो है वो आ गए हैं, तो आए भी हैं तो अस्थायी रूप से नहीं, टेम्पोररी नहीं है, ये अस्थायी रूप से आकर के यही प्रवास कर गए हैं, यहाँ रह गए हैं। तो याद रखिएगा किसी भी क्षेत्र में जब प्रवास दर अधिक हो जाए, वहां लोग अधिक संख्या में अस्थायी रूप से आकर के बस जाए, तो उस एरिया में जो जनसंख्या में जो परिवर्तन देखा जाएगा ये परिवर्तन कैसा होगा, धनात्मक हो जाएगा, ये परिवर्तन धनात्मक। अब यही अपोजिट हो जाएगा तो ये परिवर्तन ऋणात्मक हो जाएगा। जैसे अपोजिट कैसे होगा, जैसे मान लेते हैं किसी भी विशेष क्षेत्र की अगर हम बात कर ले तो उस क्षेत्र में लोग जन्म कम ले रहे हैं, जन्म का अगर आप देखिए नीचे में कुट्टी दे ले हैं, एरो नीचे में है यानी वो कम है, तो ये डिक्रीज कर जा रहा है, जन्म लोग कम ले रहे हैं, लेकिन मरने वाले लोगों की संख्या बात कर ले तो ये ज्यादा है, यानी मृत्यु दर अधिक है। तब मृत्यु दर अधिक होगा, ज्यादा आबादी मरेगा, आदमी जन्म भी कम ले रहा है, तो वहां जनसंख्या कम जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल कम जाएगा। या फिर एक ये भी कंडीशन हो सकता है कि इस एरिया में क्या हो सकता है भैया, तो इस एरिया में, इस एरिया को छोड़ कर करके लोग अन्य देशों में प्रवास कर जा रहे हैं। जैसे अगर भारत को एक विशेष क्षेत्र मानते हैं और भारत में ऐसा हो सकता है, मान लेते हैं कि जन्म दर अगर कम जाए और मृत्यु दर अधिक है, हम मर रहा है ज्यादा आदमी और जन्म ले रहा है कम, और भारत से जो है वो चूंकि हम लोग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, प्रवास के में एक प्रतिकर्ष और एक अपकर्ष आगे पढ़ना है, वो हम प्रवास के प्रकार में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होगा कि कहीं पे ज्यादा बढ़िया रोजगार मिले या अच्छा शिक्षा का स्वास्थ्य वगैरह ये सब बढ़िया मिले तो लोग अच्छे जगह देख करके ट्रांसफर ले दूसरे जगह चल जाते हैं, यानी प्रवास कर जाते हैं। तो ये ध्यान सुनेंगे, यहां से इस एरिया से भारत से अगर प्रवास क्या हो जाएगा दूसरे देशों में ज्यादा, और यहां लोग आदमी जन्म ले रहे हैं कम, मर रहे हैं ज्यादा, तो भारत की जनसंख्या उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, तो उसमें वृद्धि तो होगा, वृद्धि का मतलब परिवर्तन, समझ बात, कम हो सकता है ये ज्यादा, लेकिन ये वृद्धि कहलाएगी ऋणात्मक वृद्धि। तो यही पे आपको तो लिखना है। अब ये सभी का अगर डेफिनेशन की बात कर ले तो आपके बुक्स में ऑलरेडी है, अगर बुक्स से नहीं आपको यहीं से देख करके लिखना है तो कुछ नहीं, आप ऊपर का ही डेफिनेशन जैसे ले ले, दो समय अंतरालों के बीच किसी विशेष क्षेत्रों में जन्म दर जब अधिक होती है और मृत्यु दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो वहां जनसंख्या में होने वाले जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि या परिवर्तन कहते हैं। ये इसमें आप ये भी कारण दे सकते हैं, या फिर उस जगह पे बाहर से अस्थायी रूप से प्रवासी व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में उस कंडीशन में जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि होती है।
तो ये चीजों को आप बढ़िया समझ गए। जहां आपको दिक्कत हुआ होगा वीडियो को रोक करके और फिर से पीछे करके 2-3 बार आप कंसंट्रेट करके देखेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इजी चीज है। इसके आगे अगला टाइटल एनसीईआरटी के देखें तो आगे टाइटल है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के घटक, यहां बात को ध्यान से सुनेंगे। जनसंख्या में जो परिवर्तन होते हैं ना सर, वृद्धि होते हैं ना, इसके मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। एक जन्म, मृत्यु और प्रवास। तीनों रट जाइए ना, कभी कभी पूछता है, कहेगा जनसंख्या परिवर्तन के घटक निम्न में से नहीं है, याद रखेंगे। मानिए ये सब एक ऐसा चीज है, इसके कारण ध्यान सुनेंगे, जनसंख्या या तो कमता है या तो बढ़ता है। तो जनसंख्या में जो परिवर्तन होते हैं ये यही 3 कारण से। एक तो आदमी मान लेते हैं जन्म ज्यादा लेगा, तो ज्यादा जब व्यक्ति जन्म लेगा, जन्म दर बढ़ेगा, तो इससे जनसंख्या में परिवर्तन आएगा। ठीक है ना, आबादी बढ़ सकता है। अगर मृत्यु दर क्या हो जाए तो बहुत ज्यादा कम जाएगा, तो लोग की संख्या जब बहुत ज्यादा कम जाएगा तो आबादी ज्यादा हो जाएगा। मृत्यु दर जन्म दर की अपेक्षा तेजी से बढ़ने लगेगा तो आबादी डाउन हो जाएगा। तो इस आधार पे आप समझ जाइएगा। ठीक है, फास्ट बोलने के क्रम ऊपर नीचे हो जा रहा है। आप समझिएगा कि जब आदमी जन्म ज्यादा ले लेगा, मृत्यु दर अगर मान लेते हैं कि कम जाएगा तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। तो ये सब जनसंख्या के परिवर्तन करने का एक प्रमुख क्या है तो घटक है। इसके अलावा अभी बताएं, प्रवास, कहीं से लोग आ जाते हैं तो उस जगह का जनसंख्या बढ़ जाता है, जनसंख्या परिवर्तन जो होता है धनात्मक वृद्धि हो जाता है। अगर वहां से ही लोग कहीं दूसरे जगह चल जाते हैं तो उस एरिया का जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है वो कहीं ऋणात्मक हो जाता है, यह भी समझे। तो जनसंख्या के मुख्य रूप से कितने घटक है तो 3 घटक है। कौन कौन से तो जन्म, मृत्यु और प्रवास। ऐसे आपको देगा कि निम्न में से कौन नहीं है, बताइए। आवास जनसंख्या परिवर्तन के घटक है कि नहीं है? आवास बना देने से आदमी उसमें कम रहेगा, खाली आवास बना देंगे बहुत सारे तो उसमें पॉपुलेशन जनसंख्या कमी और वृद्धि होगा क्या? नहीं। तो ये ध्यान सुनेंगे, कभी कभी इस तरह का ही क्वेश्चन आपको डालेंगे। मान ली 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन के घटक नहीं है? जन्म, मृत्यु, प्रवास और आवास। तो आवास नहीं हो जाएगा, बाकी ये तीनों के तीनों है। अब यहां ध्यान से सुनेंगे, अभी हम लोग जन्म और मृत्यु के ऊपर में बात करते हैं, उसके बाद अगले पार्ट्स में हम लोग प्रवास को देखेंगे। उसमें एनसीईआरटी एकदम कड़ी बाई कड़ी चलेंगे, उसमें आपको गंतव्य स्थान सब चीज पढ़ना है, साथ साथ उसमें प्रवास के प्रकार देखेंगे। ये भी हम लोग देखेंगे कि आखिर एक व्यक्ति गांव से गांव में क्यों जा रहे हैं, गांव से नगर में क्यों जाते हैं, उनका नगर में जाने का कारण क्या है, उन सभी कारणों के ऊपर में डिस्कस करेंगे। तो वो हम लोग फाइनली प्रवास में पढ़ेंगे। अभी 2 चीजों को फोकस करिए, ये तीनों के तीनों जो है ये जनसंख्या के प्रमुख घटक है, जिसमें से जन्म और मृत्यु की बात कर ले। तो जैसे ही जन्म दर की अगर हम बात करते हैं तो यहां आपके बुक्स में आपको पढ़ना है अशोधित जन्म दर। ये ध्यान से सुनेंगे। अब ये शोधित जन्म दर क्या है, अगर आपको प्रश्न आ जाए कि अशोधित जन्म दर क्या है, तो अगर हमारे बच्चे ऑफलाइन के देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि हम आपको ऑफलाइन में अशोधित जन्म दर नहीं पढ़ाए हैं, तो घबराना नहीं है, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसके डेफिनेशन को देखेंगे, कहते प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा, यानी 1000 स्त्री के द्वारा जो है कितने बच्चे को जन्म दिया जा रहा है। ध्यान सुनेंगे, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की जो संख्या है ना सर, तो जीवित बच्चों के रूप में ये व्यक्त किया जाता है, उसी को कहते हैं अशोधित जन्म दर। अब ये सिंपल बात है कि भैया जब बच्चा देने की अगर बात करेंगे, बच्चे को जन्म तो पुरुष तो देते नहीं है, जब भी देंगे तो महिला। तो यही पे यहाँ पे लिखा है कि 1000 स्त्रियों द्वारा, तो पुरुष देते नहीं है, तो पुरुष के हम जन्म दर में चर्चा ही नहीं होगा। जब भी अच्छा एगो फिल्म हम लोग देखे थे, YouTube पे कोई वीडियो देख रहे थे तो ऐड आ गया था पंकज त्रिपाठी का फिल्म, उसमें कहते हैं कि बच्चा देना तो बहुत बढ़िया चीज है ये वो, और हम भी अगर बच्चा देते तो उसमें हीरोइन बोलती है कि अरे तुम बच्चा कहाँ से दोगे। खैर वो अलग बात है, एडल्ट बातें हो जाएगी। चलिए ध्यान सुनेंगे, आप सब जानते हैं कि महिला ही बच्चा देती है, तो यहाँ पे 1000 पुरुष नहीं होगा, और यहाँ पे केवल और केवल ओनली फॉर बात करेंगे तो स्त्री होगा, महिला पुरुष भी नहीं होगा। ठीक है, तो 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए। अब यहाँ पे एक वर्ड पर फोकस करेंगे, जीवित बच्चे। याद रखेंगे कौन से बच्चे? जीवित। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे जन्म तो लेते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन देखेंगे हॉस्पिटल में या कहीं भी जन्म लिए बच्चा, लेकिन डेड बच्चा आ जाता है, मान लेते बच्चा मर गया, ये कुछ देर तक ऐसे जीवित रहा और फिर मर जाता है। तो वैसे बच्चों को इसमें हम लोग शामिल नहीं करते हैं, उन बच्चे को ही हम लोग आंकड़ा गिनते हैं कि जो बच्चा जीवित होता है। तो याद रखेंगे 1000 स्त्रियों के द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के अगर कहीं ना कहीं
कहीं संख्या को देखें तो वही क्या है, हमारा अशोधित जन्म दर है। कहेंगे नया क्या है भैया, हम लोग जन्म दर जो पढ़ते हैं वही जन्म दर ये आपके बुक्स में दिया हुआ है, नामा बदल के अगर कहले हैं अशोधित जन्म दर, इसको कहते हैं CBR। याद रखेंगे, C से आपका होता है क्रूड, और ये B से बर्थे हो जाएगा, R से रेटे हो जाएगा। ठीक है, तो आप आमतौर पर इसको जन्म दर कह सकते हैं। तो जन्म दर तो आपको पढ़ाया ही गया होगा। ठीक है, अब यहीं पे बस वही चीज हो जाएगा कि अब ये अशोधित ही रहेगा। अब मृत्यु दर, तब मृत्यु दर में क्या हो जाएगा, सेम चीज चलेगा। अब मरने वाले याद रखेंगे केवल स्त्री नहीं होते हैं, मरने वाले बूढ़े भी होंगे, मरने वाले बच्चे भी होंगे, मरने वाले युवा भी हो सकते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे आप प्रति हजार स्त्री कहना लाजमी उचित नहीं होगा, तो ये ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे खाली कहेंगे प्रति हजार जनसंख्या। जनसंख्या की बात करें तो उसमें बूढ़े हैं, बच्चे हैं, महिला है, पुरुष हो, वो सब आ जाएंगे। तो प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की जो संख्या होती है, इसी के मृतकों की संख्या के रूप में जो व्यक्त करते हैं, इसको अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। शॉर्ट में इसको CDR कहेंगे। क्या कहेंगे, CDR। अब यहाँ पे फॉर्मूला दोनों का हमने लिख दिए हैं, ध्यान सुनेंगे। अशोधित जन्म दर अगर निकालना हो तो फॉर्मूला होगा किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म। ध्यान सुनेंगे, किसी वर्ष में अगर बात कर ले, किसी वर्ष में माने जिस वर्ष का आपको निकालना हो, उस वर्ष में याद रखेंगे जहां जितना बच्चा जन्म लेगा, तो जन्म लेगा तो जन्म को ऊपर रख देंगे, और किसी क्षेत्र में विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, यानी उस समय में उस साल के बीच अगर बात कर ले तो उस साल के बीच में जितना देश का पॉपुलेशन हो उसको हम लोग कहां रख लेंगे, नीचे। जन्म कितना लिया है उसको रख लेंगे ऊपर, और इधर 1000 रख लेंगे। देखिए इधर आप ध्यान में रखेंगे, इधर 1000 जरूर रखिएगा। कई बार इधर 100 रखने का आदत हो जाता है, तो कई लोग 100 रख देते हैं, तो दिक्कत हो सकता है। अशोधित जन्म दर निकालेंगे तो ऊपर में जितने बच्चे जन्म लिए उसको देश का जो भी पॉपुलेशन है वो नीचे आ जाएगा, और इधर में 1000। अब ये फॉर्मूला आपका हो गया अशोधित जन्म दर का। याद रखेंगे अशोधित मृत्यु दर सेम है। अब मरने वाले बूढ़े बच्चे सब हो सकते हैं, तो कहेंगे केवल याद रखेंगे, आप ये भी लिख सकते हैं कि किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, यहां से लिख लेंगे किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, बटा में लिख लेंगे उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या, यानी उस साल में जितना जनसंख्या है अनुमानतः, ये अनुमानित जनसंख्या को नीचे रख लेंगे, और ऊपर में जितने लोग मरे हैं उसको हम लोग ऊपर रख लेंगे, और फाइनली 1000 से मल्टीप्लाई, ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूला के जरिए हम निकाल सकते हैं CDR। CDR क्या है, यानी अशोधित मृत्यु दर है। तो ये आपका फार्मूला हो गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं कि जो मृत्यु दर है ना सर, ये मृत्यु दर यानी जो मरने वाला जो रेट है, इसको लेकर करके भी आप किसी विशेष क्षेत्रों में वहां के आप ध्यान सुनेंगे, मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जनांक संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विशेष को व्यक्त कराने में प्रभावित करता है। बात को समझिएगा, यानी मृत्यु दर से आप आंकलन कर सकते हैं कि यहाँ किस तरह से आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं, उन्नति हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या है नहीं। जैसे मान लेते हैं कि कोविड आया था, तो कोविड के टाइम में देखे थे कि काफी सारे लोग प्रभावित हो रहे थे। जहां जहां मान लो उनको ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा नहीं मिल रही, वहां देखे थे कि सरकार के द्वारा जो है कि जो ऑक्सीजन था उसको स्टॉक किया जा रहा था, उनको अच्छी सुविधा देने का प्रयास, और भविष्य में उन एरिया में बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलने की भी प्लान सरकार के चल गई थी। तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक विकास हो या फिर जो सामाजिक उन्नति है, इन सब में मृत्यु दर जो है वो प्रभावित करती है। तो चलिए अगले दिन हम लोग फाइनली पढ़ेंगे प्रवास के ऊपर में, प्रवास के प्रकार से लेकर के प्रवास से जितना क्वेश्चन होगा साथ साथ उसको भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।